हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी वालों के पार्ट 3 का पेपर 5 का, जिनका की सेशन 2022 से 25 है ना, उनके पेपर 5 का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब हम पार्ट 3 का सजेशन 3-4 मंथ पहले अपलोड किए थे ना, तभी हम पेपर 5 से कुल 7 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन अब की बार के लिए बताए थे। तो उन सारे 7 एक्सप्लेनेशन को आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रखे हैं। कंफर्म है इन 7 एक्सप्लेनेशन में से ना एग्जाम में आपके 2 कंफर्म मैच कर जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि पेपर 5 में 16 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है। 88 मार्क्स का 2 एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन में टोटल 4 एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, 4 में से 2 सॉल्व करना होगा। तो जो हम 7 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बताए थे ना, उसमें से सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का एक्सप्लेनेशन बताए थे। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड 2 एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का 2 इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लाइन है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से, वो शुरू होगा क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड। तो क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड करके अगर लाइन एग्जाम में आपके आ जाए तो आप समझ जाना कि ये जो लाइन है वो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से लिया गया है। तो उसको कैसे लिखना है, सबसे पहले उसमें रेफरेंस वाला सेक्शन लिखना है, और रेफरेंस वाला सेक्शन जो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो उसमें ये रेफरेंस वाला सेक्शन आप सेम लिख सकते हो। यहाँ हम साइड में लिख दिए हैं, सेम फॉर एवरी एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से। ठीक है, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम टीएस इलियट्स फेमस एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म की ये जो पंक्तियां ली गई है टीएस इलियट के फेमस एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से ली गई है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1923 इन सेलेक्टेड एसे। इसको जो पब्लिश करवाया गया 1923 में सेलेक्टेड एशे में पब्लिश करवाया गया। दिस एशे वाज रिस्पॉन्स टू मुरी। ये जो एशे है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, वो रिस्पॉन्स है, वो प्रतिक्रिया है मुरी नाम के ऑथर को, हु चैलेंज द आइडियाज ऑफ इलियट, जो कि इलियट के आइडियाज को, इलियट के विचारों को चैलेंज किए। प्रेजेंटेड इन हिज प्रीवियस वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इन हिज वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन। इट मीन्स मुरे नाम के एक ऑथर हैं, वो टीएस इलियट का जो वर्क था ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट, तो उसमें जो भी चीज टीएस इलियट डिस्कस कर रखे थे ना, उन सारे आइडियाज को क्रिटिसाइज किए अपने वर्क रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मुरी का वर्क है रोमांटिसिज्म एंड ट्रेडिशन। इसी में जो है मरी टीएस इलियट के वर्क ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट को क्रिटिसाइज किए हुए हैं। तो इसी क्रिटिसिज्म के फलस्वरूप, इसी क्रिटिसिज्म के रिस्पॉन्स में टीएस इलियट फिर से एक ऐसे लिखे जो कि है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रेफरेंस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला जो सेक्शन है वो आपको सारे एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग होने वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, थ्रू अबव मेंशन लाइन के ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए इलियट हाइलाइट्स द पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। इलियट जो है, ऑथर जो है, वो हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस का, आलोचनात्मक विश्लेषण का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है, साथ ही साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उत्तरदायित्व होता है। क्रिटिसिज्म इजंट जस्ट, क्रिटिसिज्म सिर्फ ये नहीं है कि अबाउट एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस ऑन प्रेफरेंसेस, कि क्रिटिसिज्म में सिर्फ ये नहीं किया जाता है कि अपने राय को एक्सप्रेस किया जाता है, अपने प्रेफरेंस, इट मीन्स क्या चीज़ आप पसंद करता है, कोई भी ऑथर क्या पसंद करता है उस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। क्रिटिसिज्म सिर्फ ये नहीं है, इट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। क्रिटिसिज्म जो है वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, इट मीन्स उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है विथ स्पेसिफिक गोल, जिसका कि कुछ निश्चित गोल होता है, कुछ निश्चित लक्ष्य होता है। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको सबसे आखिरी में किसी भी एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है, क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल ओपिनियंस और सिंपल एंजॉयमेंट। कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो अलग होता है कैजुअल ओपिनियन से, किसी भी इंसान के नॉर्मल राय से, और सिंपल एंजॉयमेंट से। क्रिटिसिज्म शुड हैव ए क्लियर पर्पस और गोल। क्रिटिसिज्म का जो है एक क्लियर पर्पस, उद्देश्य होना चाहिए, और एक क्लियर लक्ष्य होना चाहिए। इट शुडंट बी एमलेस। क्रिटिसिज्म जो है वो एमलेस नहीं हो सकता। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड आर्ट बेटर। क्रिटिसिज्म का कार्य होता है कि वो लोगों की मदद करे आर्ट को और भी अच्छे तरीके से समझने में। दिस कुड इन्वॉल्व, इसमें शामिल है क्रिटिसिज्म में कि एनालाइजिंग द आर्टिस्टिक टेक्निक, की आर्टिस्टिक टेक्निक को एनालाइज किया जाता है, इट मीन्स विश्लेषण किया जाता है। इंटरप्रिटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्क, किसी भी वर्क के मीनिंग, इट मीन्स अर्थ को इंटरप्रेट किया जाता है, अर्थ की व्याख्या की जाती है क्रिटिसिज्म में। प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, किसी भी वर्क से रिलेटेड हिस्टोरिकल और कल्चरल जो भी कंडीशन है, जो भी फैक्टर्स है ना, उसको डिस्कस किया जाता है क्रिटिसिज्म में। एंड एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिस्टिक वर्क, किसी भी आर्टिस्टिक वर्क का, किसी भी कलात्मक वर्क का ना स्ट्रक्चर,
एक्सप्लेन किया जाता है, संरचना बताई जाती है क्रिटिसिज्म में। गुड क्रिटिसिज्म एम टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट आर्ट मोर डीपली। कि कोई भी जो अच्छा क्रिटिसिज्म होता है ना, वो लोगों की मदद करता है आर्ट को और भी अच्छे तरीके से समझने में और आर्ट को और भी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करने में, आर्ट की प्रशंसा करने में। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग वेदर वी लाइक समथिंग और नॉट। क्रिटिसिज्म सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं है कि हम ये कह दें कि हम कुछ क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं। इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग। क्रिटिसिज्म जो है एक्सप्लेन करने के बारे में है, व्याख्या करने के बारे में है। व्हाई ए वर्क ऑफ आर्ट इज सिग्निफिकेंट, कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट जो है, कोई भी कला का जो काम है ना, वो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से खत्म हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो सजेशन ने बताए थे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, वो स्टार्ट है प्रोबेबली एंडेड द लार्जर करके। तो इस तरीके से लाइन आए तो समझ जाना आप फिर से कि ये भी जो है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से लिया गया है। तो इसमें हम बताए थे सबसे स्टार्टिंग में ही कि रेफरेंस वाला सेक्शन सेम पहले एक्सप्लेनेशन की तरह ही रखना है, मतलब जो हम लोग पहले अभी पढ़े ये सेम रेफरेंस वाला सेक्शन हो जाएगा दूसरे एक्सप्लेनेशन में भी, इसमें भी, प्रोबेबली एंडेड वाले में भी। अब नेक्स्ट जो है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। हम बताए थे कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वो अलग अलग होगा। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग को लिखना है प्रोबेबली एंडेड वाले के कॉन्टेक्स्ट में, थ्रू अबव मेंशन लाइन, के ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए, पंक्तियों के जरिए, इलियट इज स्पेशली टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोइट्री। इलियट जो है मुख्य रूप से बात करते हैं पोइट्री लिखने के प्रोसेस के बारे में, इट मीन्स कविता लिखने के प्रक्रिया के बारे में। हाउएवर हिज वर्ड्स कैन बी अप्लाइड टू एनी क्रिएटिव एंडेवर। हालांकि उनके वर्ड्स को, उनके शब्दों को हम किसी भी रचनात्मक एंडेवर, इट मीन्स रचनात्मक प्रयास में अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग राइटिंग फिक्शन। इट मीन्स चाहे फिक्शन लिखा जा रहा हो, कोई नॉन फिक्शन वर्क लिखा जा रहा हो, कोई म्यूजिक का वर्क हो या कोई आर्ट से रिलेटेड हो, इन सारे आर्ट के वर्क में जो है हम लोग इलियट के वर्ड्स को अप्लाइड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखना है दिस लाइन्स आर अबाउट द प्रोसेस ऑफ एन ऑथर कंपोजिंग देयर वर्क। ये जो लाइन्स है, ये जो पंक्तियां हैं प्रोबेबली एंडेड वाली, वो इस चीज के बारे में है, उस प्रक्रिया के बारे में कि कैसे कोई ऑथर जो है अपना वर्क कंपोज करता है, तैयार करता है। व्हेन ए ऑथर इज स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, कि जब भी कोई ऑथर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, दे ऑफ्टन हैव ए लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज। तो ऑथर के पास क्या होता है कि अलग अलग ढेर सारा डिफरेंट आइडियाज होता है अबाउट व्हाट दे वांट टू राइट, कि ऑथर क्या लिखना चाहता है। इससे रिलेटेड क्या होता है, ऑथर के पास ढेर सारा आइडिया होता है। दे नीड टू सिफ्ट थ्रू दिस आइडियाज। ऑथर क्या करता है, इन सारे आइडियाज के बारे में सोचता है एंड डिसाइड, और फिर डिसाइड करता है, तय करता है विच वन आर द मोस्ट प्रोमिसिंग, कि इन सारे आइडियाज में से, इन सारे विचारों में से जो है सबसे बेटर विचार, सबसे बेटर आइडियाज क्या है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं। वंस एन ऑथर हैज चूजन ए फ्यू आइडियाज, और उसके बाद जब कुछ ऑथर जो है सारे विचारों के बारे में सोचने के बाद जब ऑथर सेलेक्ट कर लेता है कुछ आइडियाज को, दे नीड टू फाइंड वेज टू कंबाइन देम इन ए न्यू वे दैट इज इफेक्टिव। उसके बाद वो सोचता है कि अब इन सारे आइडियाज जिसको कि हम सेलेक्ट किए ना, कैसे इन सारे आइडियाज को एक साथ कंबाइन करें ताकि ये ना कुछ इफेक्टिव बन सके, कुछ अर्थपूर्ण बन सके, कोई अच्छा वर्क बन सके। एनी टाइम एन ऑथर क्रिएट समथिंग न्यू, और जब भी कोई ऑथर कुछ न्यू क्रिएट करता है ना, दे आर इसेंशियली टेकिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द पास्ट। तो ऑथर को आवश्यक रूप से और अवश्य ही ना पास्ट से कुछ ना कुछ एलिमेंट लेने चाहिए, एंड रिकम्बाइनिंग देम इन ए न्यू वे, और पास्ट के एलिमेंट को ना कंबाइन करना चाहिए, अपने आइडियाज के साथ मिश्रित करना चाहिए कुछ नए तरीके से। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ए ग्रेट क्रिटिकल थॉट, और इस प्रोसेस के लिए, ये प्रक्रिया के लिए एक महान क्रिटिकल थॉट की आवश्यकता, एक महान आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता होती है। एंड इट इज ऑफ्टन डिफिकल्ट, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट, कठिन भी होता है। एंड टाइम टेकन प्रोसेस, और काफी ज्यादा समय भी लगता है इस प्रक्रिया में। बट इट इज ऑल्सो इसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ समथिंग ट्रूली ओरिजिनल एंड वर्थवाइल। लेकिन ये जो है प्रोसेस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, जिससे कि कुछ क्रिएट हो सके जो कि काफी मतलब पूरी तरह से ओरिजिनल हो। वर्थवाइल इट मीन्स काफी महत्वपूर्ण वर्क हो, तो पूरी तरह से ओरिजिनल और महत्वपूर्ण वर्क को क्रिएट करने के लिए ये सारा एनालिसिस, ये सारे प्रोसेस से गुजरना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड दोनों एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से रिलेटेड दो एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे जो कि हम सजेशन में इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। तो जो पहला एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, वो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट करके लाइन स्टार्ट है। तो ऐसा लाइन आए तो आप समझ जाना कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। इसमें सबसे पहले रेफरेंस वाले सेक्शन में लिखना है
दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टी.एस. इलियट्स एसे ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट। इन पंक्तियों को लिया गया है टी.एस. इलियट के एसे ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से। दिस एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इगोइस्ट। इस एसे को जो है पहली बार द इगोइस्ट में पब्लिश करवाया गया था। एंड लेटर इन इलियट फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म, और बाद में इलियट के पहले क्रिटिसिज्म के बुक द सेक्रेड वुड में पब्लिश करवाया गया। ठीक है, तो ये वाला लाइन ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट को जो पहली बार है द इगोइस्ट में पब्लिश करवाया, क्योंकि बार बार ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। इन दिस एसे, इस एसे में इलियट डिस्कसेस हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। इलियट जो है अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन को डिस्कस करते हैं। एंड हिज पोइटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी, अपने पोइटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी को भी डिस्कस करते हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। अब कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है आप लोग को इलियट थ्रू अबव मेंशन लाइन, कि इलियट जो है ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए आर्ग्यूज दैट, ये तर्क देते हैं कि द पास्ट एंड द प्रेजेंट आर बोथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशन, कि किसी भी ट्रेडिशन का जो है ना पास्ट इट मीन्स जो समय बीत गया हो, और प्रेजेंट इट मीन्स अभी का समय, दोनों जो है इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडिशन के लिए। ही फील्स दैट, उनको ऐसा अनुभव होता है कि राइटिंग पोइट्री शुड नॉट बी अबाउट इमिटेटिंग पोइट्स ऑफ द पास्ट वेज ऑफ राइटिंग, कि उनका ऐसा अनुभव होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि पोइट्री लिखने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग जो पुराने टाइम के पोइट्स हैं ना उनकी राइटिंग का नकल कर ले, उनको इमिटेट कर ले। इंस्टेड पोइट्स शुड अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट, बल्कि पोइट को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट पोइट को, कि पास्ट के पोइट्स के ना कॉन्शियसनेस इट मीन्स चेतना को समझना चाहिए। एंड डेवलप द कॉन्शियसनेस इन देयर ऑन वर्क, और वही सेम कॉन्शियसनेस जो है अपने खुद के वर्क में डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन है। एक्सप्लेनेशन में है अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार पोइट्री शुड नॉट बी अबाउट इमिटेटिंग द राइटर्स ऑफ पास्ट, की पोइट्री ये नहीं है कि जिसमें इमिटेट कर लिया जाए, नकल कर लिया जाए पास्ट के पोइट्स का। नॉर शुड इट बी अबाउट क्रिएटिंग वर्क दैट इज कम्प्लीटली ओरिजिनल, ना ही पोइट्री का अर्थ ये है कि हम ऐसा वर्क क्रिएट करें जो पूरी तरह से ओरिजिनल हो, इट मीन्स जिसका पास्ट से कोई कनेक्शन भी ना हो, तो ऐसा अर्थ भी नहीं है पोइट्री क्रिएट करना। एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पोइट्री ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट के पोइट्री से बिल्कुल भिन्न हो, तो ऐसा भी पोइट्री क्रिएट नहीं किया जा सकता है। मतलब ना तो हमको पूरी तरह से नकल करना है पास्ट के पोइट का, ना ही बिल्कुल अलग रखना है पास्ट से। इंस्टेड, इन सब के बजाय पोइट्री शुड बिल्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ पास्ट राइटर्स, पोइट्री जो है बिल्ड करनी चाहिए, लिखनी चाहिए पास्ट राइटर्स के ट्रेडिशन पे। एंड एक्सपेंड ऑन देयर आइडियाज विथ न्यू वंस, और उनके आइडियाज को, पास्ट राइटर के आइडियाज को ना अपने नए विचारों के साथ एक्सपेंड करना चाहिए, मिला के विस्तृत करनी चाहिए। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू इलियट, इस प्रकार इलियट के अनुसार पोएट मस्ट अंडरस्टैंड द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट, कि जो पोएट है प्रेजेंट टाइम के उनको पास्ट के लिटरेरी ट्रेडिशन को अवश्य समझना चाहिए। दिस विल अलाउ देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द पास्ट, इससे क्या होगा कि जो ऑथर है वो पास्ट के कॉन्शियसनेस को समझ पाएंगे। बट ऑल्सो डेवलप दिस कॉन्शियसनेस इन देयर ऑन करियर्स, और सेम यही कॉन्शियसनेस जो है वो अपने खुद के करियर में डेवलप्ड कर पाएंगे। इलियट फील्स दैट, इलियट को ऐसा अनुभव होता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड फोकस ऑन द पोएम इटसेल्फ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है पोएम में पे ही फोकस किया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ द पोएट, पोएट के बजाय। मतलब क्रिटिसिज्म करते समय कौन ऑथर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा बैकग्राउंड है, इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके पोएम पे ध्यान देना चाहिए पूरी तरीके से। सिंस पोएट डू नॉट राइट इन आइसोलेशन, क्योंकि पोएट जो है वो अलग नहीं लिखते, आइसोलेशन में नहीं लिखते, बट एज पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशन, बल्कि पोएट जब वर्क लिखते हैं, पोएम लिखते हैं ना, तो वो ट्रेडिशन के पार्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि द इमोशन ऑफ आर्ट करके स्टार्ट होगा, जिसको कि हम 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो उसमें फिर से रेफरेंस वाला सेक्शन सेम ही रखना है जो कि हम अभी पढ़ाए जस्ट। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में लिखना है थ्रू अबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए टीएस इलियट पोर्ट्रेज हिज व्यू ऑन द आर्ट, की टीएस इलियट जो है अपना व्यू, अपना दृष्टिकोण पोर्ट्रे करते हैं कि टीएस इलियट जो है आर्ट को लेके, कला को लेके क्या सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार आर्ट मस्ट बी इम्प्रेशनल, आर्ट को जो है इम्प्रेशनल होना चाहिए, इट मीन्स प्रभाव से फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह के व्यक्तिगत प्रभाव से। बिकॉज, क्योंकि आर्ट इमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल इमोशन ऑफ द पोएम, क्योंकि आर्ट इमोशन जो होता है वो किसी भी कविता के पर्सनल इमोशन से बिल्कुल अलग होता है। द इमोशन ऑफ द पोएट्री इज इम्प्रेशनल, कि किसी भी पोएट्री में जो
इमोशन होना चाहिए, जो भावनाएं होनी चाहिए वो इम्प्रेशनल होनी चाहिए। एंड द पोएट कैन नॉट रीच दिस इम्प्रेशनैलिटी, और पोएट जो है इस इम्प्रेशनैलिटी को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता, इस इम्प्रेशनैलिटी पे तब तक नहीं पहुंच सकता विदाउट सरेंडरिंग हिमसेल्फ होली टू द वर्क टू बी डन। की ऑथर जो वर्क क्रिएट कर रहा है या पोएट जो पोएम लिख रहा है ना, तो जब तक उस वर्क में खुद को पूरी तरह से सरेंडर ना कर देना, तब तक जो है पोएट उस इम्प्रेशनैलिटी को प्राप्त नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा, एक्सप्लेनेशन में लिखना है थ्रू दिस कोटेड लाइन्स, इन कोटेड उद्धृत लाइन्स के जरिए इलियट टेल्स अस अबाउट हिज थ्योरी ऑफ द इम्प्रेशनैलिटी ऑफ पोएट्री। इलियट जो है हम लोग को उनके थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी ऑफ पोएट्री के बारे में बताते हैं। इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस, इम्प्रेशन इट मीन्स जो प्रभाव होता है या फिर छाप होता है, और एक्सपीरियंस इट मीन्स जो अनुभव होता है ना, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पोएट्री, जो कि पोएट्री के लिए आवश्यक है। एंड दोज विच आर इम्पॉर्टेंट इन हिज पोएट्री में प्ले ए वेरी नेग्लिजिबल रोल इन हिज लाइफ एंड पर्सनैलिटी। मतलब पोएट्री के लिए जो इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस जरूरी है, आवश्यक है, वही सेम चीज जो है उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व पे उसका ना बहुत कम में भूमिका हो। नेग्लिजिबल इट मीन्स हो जाता है बहुत कम, मतलब जिस चीज का पोइट्री में बहुत ज्यादा भूमिका हो, मतलब एक्सपीरियंस का, इंप्रेशन का, लेकिन ये हो सकता है कि पोइट के खुद के जीवन में, पोइट के खुद के व्यक्तित्व में ना उस चीज की नगण्य भूमिका हो। द पोइट मस्ट सप्रेस हिज पर्सनल फीलिंग, पोइट को जो है खुद के पर्सनल फीलिंग को, व्यक्तिगत फीलिंग को सप्रेस इट मीन्स दबाना चाहिए। द आर्टिस्ट मस्ट कॉन्स्टेंटली सरेंडर हिमसेल्फ, आर्टिस्ट को क्या करना पड़ता है, खुद को सरेंडर करना पड़ता है, पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है टू समथिंग ग्रेटर देन हिमसेल्फ। मतलब आर्टिस्ट जब कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रहा हो जो कि उससे ग्रेट वर्क हो, महान वर्क हो, अच्छा वर्क हो, तो इसमें क्या होता है, आर्टिस्ट को खुद को सरेंडर करना पड़ता है पूरी तरह से। हिज इमोशन एंड पैशन मस्ट बी डिपर्सनलाइज्ड, कि कोई भी आर्टिस्ट का या फिर ऑथर का जो इमोशन और पैशन होता है ना, वो डिपर्सनलाइज्ड होना चाहिए। मतलब उसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से वो वंचित होना चाहिए। ही मस्ट बी एन इम्प्रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव एज ए साइंटिस्ट, एक ऑथर को, एक आर्टिस्ट को ना इम्प्रेशनल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव इट मीन्स तर्कवादी होना चाहिए, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की तरह। द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पोइट का पर्सनैलिटी, पोइट का व्यक्तित्व जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हिज सेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो होती है सेंस ऑफ ट्रेडिशन, इट मीन्स परंपरा, एंड द मैटर ऑफ फैक्ट, और तथ्य की भावना। मतलब पोइट की पर्सनैलिटी, पोइट के खुद का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं होता किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए, बल्कि परंपरा और तथ्य की भावना महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला लाइन स्टार्ट होगा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से, जो कि आपकी बार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पोइट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट करके स्टार्ट है। तो देख लेते हैं कि अगर इस तरीके का लाइन आए तो उसको आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन आएगा, रेफरेंस में लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ इश्यूड द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, की जो पंक्तियां ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के से द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स से ली गई है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, इसको जो पब्लिश करवाया गया पहली बार 1798 में पब्लिश करवाया गया विद द कोलैबोरेशन ऑफ एस.टी. कॉलरिज, मतलब एस.टी. कॉलरिज के साथ कोलैबोरेट करके, एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलके जो है विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पब्लिश किए। ठीक है, इसका नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। कॉन्टेक्स्ट में है थ्रू एबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन अबाउट द फंक्शन ऑफ ए पोएट। वर्ड्सवर्थ जो है अपने ओपिनियन, अपने राय को एक्सप्रेस करते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है किसी भी पोएट का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री, और साथ ही साथ किसी भी पोइट्री के विषय वस्तु को लेके वर्ड्सवर्थ क्या सोचते हैं इस बारे में बात करते हैं। ही रिजेक्ट द क्लासिकल कॉन्सेप्ट इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पोइट्री एंड पोइट्स, मतलब वर्ड्सवर्थ जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इट मीन्स परंपरागत जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना पोइट्री का या पोइट्स को लेके, तो उस चीज को पहले तो वर्ड्सवर्थ रिजेक्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री कैन अचीव द फाइनेस्ट लेवल ऑफ आर्ट, कि पोइट्री के जरिए जो है फाइनेस्ट लेवल ऑफ आर्ट को अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है बाय बीइंग सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि जब हम अपने पोएम्स को, अपनी पोइट्री को सिंपल रखें, साधारण रखें और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में है थ्रू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के जरिए वर्ड्सवर्थ एस्टेब्लिश्ड ए रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर इन हिज पोइट्री, कि इन पंक्तियों के जरिए जो वर्ड्सवर्थ है
मनुष्य और नेचर इट मीन्स प्रकृति के बीच जो है संबंध स्थापित करते हैं अपनी पोइट्री में। देयरफॉर ही अपाइंस, इस वजह से वो ऐसा विचार करते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं दैट पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, की पोइट्री जो होती है वो इमेज होती है, वो पिक्चर होता है मैन मनुष्य का और नेचर का। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ब्यूटी और द यूनिवर्स, की पोइट्री जो है एक्नॉलेजमेंट होता है, अभिस्वीकृति होती है ब्यूटी की और यूनिवर्स की। पोइट्री ऑफ टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री जो है वर्ड्सवर्थ के लिए इज ए पावरफुल मीडिया ऑफ सप्लाइंग नॉलेज एंड प्लेजर टू मैनकाइंड। इट मीन्स मनुष्यों में नॉलेज ज्ञान देने का, प्लेजर इट मीन्स मनुष्यों को आनंद सप्लाई करने का ना सबसे पावरफुल माध्यम जो है पोइट्री को ही मानते हैं वर्ड्सवर्थ जो है। ही कंसिडर दैट, उनका ऐसा मानना है कि मैन एंड नेचर आर इसेंशियली एडप्टेड टू ईच अदर, कि मनुष्य और प्रकृति जो है ना एक दूसरे के लिए ऑलरेडी एडप्टेड है। देयरफॉर मैन हैज इमोशनल, फिलोसफिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन टू नेचर, इस वजह से जो है मनुष्यों का इमोशनल, फिलोसफिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, संबंध होता है प्रकृति के साथ। द पोइट्स बिजनेस इज टू डिस्क्राइब ह्यूमन लाइफ इन इट्स वेरी फॉर्म, पोइट का काम होता है कि वो ह्यूमन लाइफ को डिस्क्राइब करे उसके अलग अलग रूप में, एंड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड यूनिवर्स, साथ ही साथ क्या करे पोइट का काम होता है कि वो मनुष्य और यूनिवर्स के बीच या फिर मनुष्य और नेचर के बीच ना रिलेशनशिप स्थापित करे। सो वर्ड्सवर्थ, इसलिए जो वर्ड्सवर्थ है सेज कहते हैं दैट की पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, की पोइट्री जो है किसी भी तरह का या फिर हर तरह के नॉलेज का जो है फर्स्ट है, इट मीन्स आरंभ है, और लास्ट इट मीन्स अंत भी है। इट इज एन इमॉर्टल एज द हर्ट ऑफ मैन, की पोइट्री जो है वो इमॉर्टल है, अमर है, मनुष्य के हर्ट की तरह ही, मनुष्य के दिल की तरह ही। अब हम लोग दूसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है, वो स्टार्ट है फॉर ऑल गुड पोइट्री करके, या तो ये कभी कभी यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, बस ये ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो आ जाए तो आप समझ जाना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से आया हुआ है, जो कि मैम ऑलरेडी करवा रखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मोस्टली ये एक एक साल के गैप पे पूछा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आया तो कंफर्म चांसेस है 80 to 90% कि ये आएगा ही अब की बार, और लास्ट ईयर एग्जाम में 2024 के एग्जाम में ये पूछा भी नहीं है। तो इसमें भी रेफरेंस वाला सेक्शन जो है पहले जो इससे करवाए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स का एक्सप्लेनेशन वैसा ही लिखना है, सेम टू सेम। नेक्स्ट जो है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है वर्ड्सवर्थ इज राइटिंग दिस लाइन्स, वर्ड्सवर्थ जो है इन पंक्तियों को लिखते हैं इन रिस्पॉन्स टू द प्रिवेलिंग व्यू ऑफ पोइट्री एट द टाइम, कि उस टाइम में जो है वर्ड्सवर्थ के समय जो है पोइट्री को लेके, कविताओं को लेके जो एक प्रचलित व्यू था ना, तो उसी व्यू के रिस्पॉन्स में, उसी व्यू के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जो है वर्ड्सवर्थ इन पंक्तियों को लिखते हैं। विच वॉज दैट, और उस टाइम का व्यू था पोइट्री को लेके कि पोइट्री शुड बी आर्टिफिशियल और फॉर्मल, की पोइट्री को क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। तो इसी चीज के रिस्पॉन्स में वर्ड्सवर्थ जो है ये पंक्ति लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ वांटेड टू चैलेंज दिस व्यू, वर्ड्सवर्थ जो है चाहते थे कि इस व्यू को, इन दृष्टिकोण को चैलेंज करने का, चुनौती देने का, एंड आर्ग्यूज दैट, साथ ही साथ तर्क देते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री शुड बी मोर नेचुरल एंड एक्सप्रेसिव, पोइट्री को क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, पूरी तरह से प्रकृति से संबंधित होना चाहिए पोइट्री जो है, और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, मतलब पोइट्री के जरिए मनुष्य अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके, व्यक्त कर सके। ठीक है, तो पोइट्री को ऐसा होना चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लिखना है आप लोग को कि द लाइन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये जो लाइन यूज किया गया है इस वाले एक्सप्लेनेशन में कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इज मीन्ड, उसका अर्थ है दैट की पोइट्री शुड कम फ्रॉम ए नेचुरल एंड अनफोर्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, कि पोइट्री जो आती है ना वो नेचुरल इमोशन से आती है, जिसपे कि अनफोर्स्ड इट मीन्स किसी भी तरह का बल नहीं लगाया जा सकता है, वैसे इमोशन को अभिव्यक्त किया जाता है पोइट्री के जरिए। ही बिलीव्स दैट, वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना है कि पोइट शुड नॉट ट्राई टू फोर्स देयर फीलिंग्स इनटू ए पार्टिकुलर फॉर्म, कि पोइट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभवों को ना फोर्स करना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए अपने फीलिंग्स के साथ कि वो एक पार्टिकुलर रूप में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। तो अपने फीलिंग्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी ऑथर को, किसी भी पोइट को जब वो पोइट्री लिख रहा हो, बट शुड सिंपली अलाउ देम टू फ्लो आउट नेचुरली, बल्कि क्या करना चाहिए किसी भी पोइट को अपने फीलिंग्स को नेचुरली फ्लो होने देना चाहिए पोइट्री लिखते समय। हाउएवर, हालांकि वर्ड्सवर्थ ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट, वर्ड्सवर्थ ये भी मानते हैं कि
पोइट्री इज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ इमोशन। पहले तो वो बोले कि इमोशन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पोइट्री लिखते समय, लेकिन पोइट्री जो है सिर्फ ये नहीं है कि इमोशन से संबंधित है। इमोशन इज एसेंशियल टू पोइट्री। पोइट्री के लिए इमोशन आवश्यक है, बट इट इज़ नॉट इनफ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ इमोशन के बेस्ड पे कोई भी पोइट जो है पोइट्री लिखते। पोइट्स नीड टू हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स। पोइट के अंदर किसी भी फीलिंग्स को लेकर ना डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गहरे रूप से समझ होना चाहिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट ट्रूली ग्रेट पोइट्री। एक अच्छा पोइट्री क्रिएट करने के लिए पोइट को जो है बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही गहरे तरीके से जो है फीलिंग्स को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से रिलेटेड दोनों एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अब सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन जो बचा है द स्टडी ऑफ पोइट्री से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ पोइट्री से जो लाइन स्टार्ट होगा वो ड्राइडन एंड पोप आर नोट करके होगा, तो आप समझ जाना वो स्टडी ऑफ पोइट्री से। और ये वाला भी आ सकता है, वी शुड कंसीव ऑफ पोइट्री, तो इस तरीके का लाइन भी स्टडी ऑफ पोइट्री से आ सकता है। अब की बार मेनली जो हम एक्सप्लेन किए हुए हैं इस वाले लाइन को एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में जो हम एक्सप्लेनेशन बता रखे हैं, सजेस्ट कर रखे हैं, उससे नहीं मैच किया, एक्सप्लेनेशन अलग ही आ गया बिल्कुल, तो अभी आपको एक भी एक्सप्लेनेशन छोड़ना नहीं है। दोनों का दोनों एक्सप्लेनेशन, आप ये 5-6 एक्सप्लेनेशन 7 एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करके जा रहे हो ना, तो उससे ही मिला जुला के लिख देना है। बस आपको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए ना कि ये लाइन फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से ली गई है, या ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है, या फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से लिया गया है, तो क्या करोगे आप कि जो आप याद करके गए हो, जो एक्सप्लेनेशन आप प्रिपेयर करके गए हो ना, वही सेम टू सेम लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले डिफरेंस वाला सेक्शन। These lines have been taken from study of poetry written by मैथ्यू अर्नॉल्ड की। ये जो पंक्तियां ली गई है स्टडी ऑफ पोइट्री से ली गई है, जिसको कि लिखा गया है मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा। ए पोइट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज, जो कि एक कवि थे और क्रिटिक मीन्स आलोचक थे विक्टोरियन एज के। इन दिस एसे, इस एसे में अर्नॉल्ड आर्ग्यूज दैट, अर्नॉल्ड तक देते हैं कि पोइट्री इज एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ, कि पोइट्री जो है ना, कविता जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, बिकॉज क्योंकि इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। पोइट्री हम लोग की मदद करती है खुद को समझने में, एंड टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, साथ ही साथ लाइफ में अर्थ ढूंढने में भी जो है पोइट्री हमारी काफी मदद करती है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आप लोग को लिखना है इन अबव मेंशन लाइंस, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस में अर्नॉल्ड टॉक्स अबाउट एक कंट्रोवर्शियल इशू। अर्नॉल्ड जो है बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में, एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे के बारे में, वेदर ड्राइडन एंड पोप आर पोइटिकल क्लासिक्स। और वो मुद्दा क्या था कि क्या ड्राइडन और पोप जो है वो पोइटिकल क्लासिक्स हैं। डॉक्टर जॉनसन पुट देम इन हायरार्की ऑफ पोइटिकल क्लासिक्स, और डॉक्टर जॉनसन जो है ना वही ड्राइडन और पोप को जो है पोइटिकल क्लासिक्स वाले हायरार्की में या पोइटिकल क्लासिक्स वाले पद क्रम में, अनुक्रम में रखे हैं। एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में आप लोग को लिखना है अर्नॉल्ड बिलीव्स दैट, अर्नॉल्ड का ऐसा मानना है कि ड्राइडन एंड पोप आर द स्प्लेंडेड हाई प्रिस्ट ऑफ आवर एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैथ्यू अर्नॉल्ड जो ऐसा मानते हैं कि ड्राइडन और पोप जो थे ना वो स्प्लेंडेड हाई प्रिस्ट थे, इट मीन्स महान व्यक्ति थे, महान ऑथर थे, महान प्रोज राइटर थे। किस एज के? प्रोज और रीजन वाले एज। देयर पोइट्री इज द पोइट्री ऑफ बिल्डर्स ऑफ एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। उनकी जो पोइट्री है, इट मीन्स ड्राइडन और पोप जो कविता लिख रखे ना थोड़ा बहुत, तो उनकी जो पोइट्री है ना वो बिल्डर्स, एक नींव रखने का काम करती है प्रोज एंड रीजन वाले एज में। दे आर मास्टर्स ऑफ द आर्ट ऑफ वर्शिफिकेशन। वर्शिफिकेशन की जो कला होती है ना उसके मास्टर्स के रूप में जाने जाते हैं ड्राइडन एंड पोप। देयर पोइट्री हैज फोर्स, उनकी पोइट्री में हम लोग को फोर्स, बल देखने को मिलता है। विगर, विगर इट मीन्स सेम वही हो जाता है, फिर से ताकत देखने को मिलता है, शक्ति देखने को मिलती है। एंड एडमायरेबल स्प्लेंडर, एडमायरेबल स्प्लेंडर इट मीन्स सराहनीय वैभव, इट मीन्स बहुत ज्यादा प्रसिद्धि देखने को मिलती है। एंड एक्यूरेसी एंड सटीकता भी देखने को मिलती है। येट, लेकिन फिर भी देयर पोइट्री डज नॉट हैव दैट इंडिस्पेंसिबल स्टैम्प ऑफ हाई सीरियसनेस। फिर भी उनके पोइट्री में ना वो हाई सीरियसनेस वाली, इट मीन्स उच्च गंभीरता वाली, वो इंडिस्पेंसिबल स्टैम्प देखने को नहीं मिलता है। वो उच्च गंभीरता वाली जो स्टैम्प है ना वो अनिवार्य रूप से ड्राइडन और पोप के पोइट्री में नहीं देखने को मिलती है। इट डज नॉट ऑफर एंड एडिकेट पोइटिक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ड्राइडन और पोप की जो पोइट्री थी ना वह जो है जीवन की पर्याप्त काव्यात्मक आलोचना को प्रस्तुत नहीं करती है। इट डज नॉट ऑफर ए पावरफुल पोइटिक एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ, और ना तो उनकी जो पोइट्री है वो जीवन के विचारों का शक्तिशाली काव्यात्मक अनुप्रयोग प्रस्तुत करती है।
देयरफॉर, और इसी रीजन के वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से अर्नोल्ड्स वर्डिफिकेशन, अर्नोल्ड की जो वर्डिफिकेशन है, इट मीन्स अर्नोल्ड का जो फैसला है ऑन कि ड्राइडन एंड पोप इज दैट, कि ड्राइडन और पोप जो है दे आर नॉट क्लासिक्स ऑफ आवर पोइट्री, कि वे हमारे पोइट्री के क्लासिक्स नहीं है, बट दे आर क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज। ड्राइडन और पोप जो है वो प्रोज के क्लासिक्स हैं, ठीक है। ड्राइडन एंड पोप की जो पोइट्री है बहुत सारे पोइट्री वाले कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करती है, इसी वजह से अर्नोल्ड का कहना है कि ड्राइडन एंड पोप जो है वो क्लासिक्स हैं प्रोज के, ना कि पोइट्री के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पेपर 5 वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। पेपर 5 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड था, ये लास्ट वीडियो था पेपर 5 से रिलेटेड जो कि हम आज अपलोड कर दिए। तो पेपर 5 का सिलेबस सजेशन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से खत्म हो गया है। बाकी आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज है। तो ये एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक के पीडीएफ के लिए आप 30 रुपीज पेड करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। और अगर आपको पेपर 5 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 150 रुपीज पेड करना होगा। मतलब एक पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर का जो प्राइस है पीडीएफ का वो 150 रुपीज है। तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते हो पैसा पेड करना तो बिल्कुल सब कुछ फ्री है, आप फ्री में सब कुछ लिख सकते हो। वीडियो सारे टॉपिक्स पे अपलोड है, बस आपको वीडियो से नोट डाउन करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।